नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं आपके साथ रक्षिता। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम आपको हर रविवार मिलवाते हैं उत्तराखंड की उन शख्सियतों से जो इन खूबसूरत वादियों में रहकर पहाड़ी संस्कृति, यहाँ की अद्भुत कला और यहाँ के पर्यावरण को संवारने का काम कर रही हैं। पहाड़ों में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड में कुछ क्रिएटिव कर अपना नाम बना रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, शांत झीलें और रंग बिरंगे फूलों से सजी घाटियों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत करती हैं, बल्कि वो वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के संदेश को भी फैलाती हैं। इसी के साथ वो हमारे कल्चर को भी अपनी तस्वीरों के माध्यम से दुनिया को दिखा रहे हैं। उस शख्सियत का नाम है जयमित्र सिंह बिष्ट। तो आइए जयमित्र सिंह बिष्ट से ही जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि कौन है जयमित्र बिष्ट। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और जयमित्र सिंह बिष्ट सबसे पहले तो उत्तराखंड का एक नागरिक है, इस देश का एक नागरिक है। और जो मैंने शुरुआत करी फोटोग्राफी की, वो जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरे पिता ने जो इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट, उन्होंने मुझे ये कैमरा दिया। और क्योंकि वो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस रहे 35 साल तक, तो वो खुद एक पत्रकार थे। और जब उन्होंने कैमरा दिया तो उस समय शायद उन्हें लगा कि मैं फोटोग्राफी के क्षेत्र में कर सकता हूँ कुछ। तो शुरुआत में फोटो जर्नलिज्म से मैंने करी। और उस समय जो जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के नेशनल पेपर्स थे, उसमें फोटो छपी। तो एक छोटे बच्चे का, 12-13 साल के बच्चे का कोई फोटोग्राफ एक नेशनल पेपर में छपना, वो एक बड़ी घटना थी मेरे जीवन में। और तब से मेरा रुझान और इंटरेस्ट जो है फोटोग्राफी में एक तरह से आप कह सकते ज्यादा हुआ। फिर 94 में उत्तराखंड आंदोलन जो इस राज्य के लिए एक लड़ाई लड़ी गई, उसको मैंने अपने कैमरे के माध्यम से, क्योंकि उस समय हमारे पास कैमरे इतने, वो जमाना फिल्म कैमरास का था, आज की तरह डिजिटल का युग नहीं था। तो उस समय वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं उसको देखता हूँ तो वो काफी मुश्किल दौर था फोटोग्राफी के हिसाब से, कि हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट और मतलब कलर फिल्म भी मुश्किल से मिलती थी, बहुत इजीली नहीं मिलती थी। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही छपते थे ज्यादा। तो उत्तराखंड आंदोलन को मैंने उस समय कवर किया। फिर उसके बाद जयमित्र का सर जो है हिमालय को देख के हिमालय की ओर हो गया, और नेचर ने मुझे बहुत आकर्षित किया अपनी ओर। जैसा कि आपने बताया कि मैं नेचर फोटोग्राफी कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं नेचर फोटोग्राफी में हिमालय की यात्राएं, ट्रैकिंग, जो हमारे दोस्तों के साथ हमारा एक ग्रुप था और अभी भी है अल्मोड़ा में, हम लोग साल में 1 या 2 ट्रैक हमेशा सालों से कर रहे हैं। और उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि हिमालय के अच्छे चित्रों को हम ला के लोगों को दिखा सकें, लोग जान सकें। और साथ ही ये भी रहता है कि हिमालय में किस तरह के बदलाव इतने पिछले सालों में आए हैं, उसको भी हम इन चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं। तो जयमित्र का जो ये परिचय है वो इस तरह का है। तो कहीं ना कहीं फोटो जर्नलिज्म करते हुए जयमित्र सिंह बिष्ट नेचर के लवर बन गए, है कि नहीं? तो फोटोग्राफी के लिए फोटो जर्नलिज्म आपने कहाँ से किया, कहाँ से आपने इसकी ट्रेनिंग ली? ये एक वो आपको जान के थोड़ा आश्चर्य भी होगा, और कि मैंने इसकी कोई ट्रेनिंग कभी नहीं ली। मतलब जिसको आप एक फॉर्मल ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें एक
बच्चा या कोई आदमी किसी एक कॉलेज में जाता है और फिर वहाँ पे कुछ सीखता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो मेरे पिता थे वो अपने आप में काफी सक्षम, उनको एक स्तंभ माना जाता है उत्तराखंड के पत्रकारिता के क्षेत्र में। खासकर आप जैसे अगर शमशेर सिंह बिष्ट का नाम किसी से सुनेंगे, जो पुराने पत्रकार हैं या वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के लेवल में भी, तो क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी छत्र छाया में मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, जो आज भी हम उसको कोशिश करते हैं कि उसका कुछ प्रतिशत ही सही पर हम अपने जीवन में उतार सकें। तो उन्होंने जो मेरा जो कला का पक्ष भी कह सकते हैं या चीजों को देखने की जो समझ होती है वो उनके स्कूल से आई। अपने आप में मैं उनको एक स्कूल मानता हूँ कि कई लोग उनके सानिध्य में रह के बहुत आगे तक गए और आज भी हैं, और जो अभी भी उनको बहुत अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो वो एक स्कूल था जिससे मैंने ये ट्रेनिंग ली। क्या आपने अपने पिता से इंस्पायर होकर फोटोग्राफी शुरू की, ऐसा हम मान सकते हैं? हाँ, जरूर ये आप कह सकते हो कि वो एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत इसके पीछे रहे। फोटोग्राफी की मेरी जो शुरुआत थी, और कहीं ना कहीं ये होता है कि आपके जो माता पिता होते हैं, जैसे हमारा ही बेटा है, जब देखता है और हम चाहें कि हमें अगर उसमें ये चीजें दिखती हैं कि वो नेचर की ओर आकर्षित हो रहा है, तो ये सभी माता पिता का एक तरह से फर्ज होता है कि वो अपने उस बच्चे को उस दिशा में आगे बढ़ाएं। या बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे उन्होंने एक बहुत छोटा कैमरा उस समय याशिका 90s में मुझे दिया। तो कैमरा उस दौर में देना मतलब कि उनके मन में कुछ ना कुछ तो ये रहा होगा कि ये कुछ कर सकता है फोटोग्राफी के क्षेत्र में। बहुत तो बढ़िया। जरूर तो ये आपके आप बिल्कुल फोटोज सही जैसा कह रहे हम हैं। जानते हैं कि मानस खंड के एक्सप्रेस भारत के कोच में भी आपके फ़ोटो लगाए गए हैं, तो जब आपने इसे देखा तो आपको कितनी खुशी मिली, मतलब क्या अनुभव था आपका? ट्रेन में देखिए, पहाड़ में हम लोग रहते हैं। मैंने कहा कि मेरा परिचय यही है कि मैं उत्तराखंड का एक सामान्य नागरिक हूँ। तो और हमारे लिए ट्रेन को देखना बचपन से ही बड़ा एक कौतूहल सा होता था कि जब हम छुट्टियों में जाते थे तो ट्रेन दिखी काठगोदाम स्टेशन में, तो बड़ा एक अलग सा फील होता था कि ट्रेन को देखना ही अपने आप में एक अलग सी अनुभूति देता है। पर अब आज जब 2024 में जो ये मानसखंड एक्सप्रेस के कोचेज में मेरी फोटो, मेरे द्वारा खींची गई फोटो लगी, तो वो तो एक तरह से वो खुशी दुगनी हो गई। आप कह सकते हो कि ये अपने आप में लगता है कि बहुत अच्छा एक अचीवमेंट मेरे कैरियर में रहा। और सबसे बड़ी बात है कि उससे ज्यादा बात का गर्व है कि जिन लोगों के फोटोग्राफ मैंने खींचे और इस उद्देश्य से खींचे कि इन लोगों को दुनिया देख सके। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे फोटोग्राफ थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे लोक गायक हैं या हमारे छोलिया नृत्य हैं, वो एक गुमनामी का जीवन भी कहीं ना कहीं जीते हैं अपने पूरे उस कार्यकाल में। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब मुझे ज्यादा खुशी है कि उन लोगों के फोटोग्राफ और उन फोटोग्राफ के माध्यम से वो लोग दुनिया के आगे आ पाए। जैसे आप कल्चरल फोटोग्राफी भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड का जो कल्चर है इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने की ज़रूरत है? फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स के माध्यम से इसे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं धीरे धीरे, नहीं तो हमारी चीज़ें, हमारे रीति रिवाज या हमारे डांस सब कुछ खोते जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, बरसात में आजकल है और रुपाई चल रही है सभी जगह। जो खेत हैं हमारे सोमेश्वर घाटी या जो और बड़ी बड़ी घाटियां हैं, सब जगह घाटियों में एक परंपरा थी हुड़किया बॉल की।
जिसमें हुड़का वादक महिलाएं जो काम करती थी उनको मनोरंजन के लिए वो गाथाएं सुनाता था, राजुला मालुशाही की या और जो हमारी लोक गाथाएं हैं या जो हमारे लोकगीत हैं वो गाता। पर क्योंकि मैं पिछले कई सालों से उस विधा को कैप्चर कर रहा था और आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो हुड़किया बॉल की परंपरा धीरे धीरे गायब होते जा रही है। तो हुड़किया बॉल जैसी जो चीजें हैं, जो गायक हैं, जब हम वैसे तो काफी कहते हैं कि हम संस्कृति को, पर उनको बचाने के लिए हमें एक जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बैठा के और जो लोकल हैं एक्सपर्ट्स के साथ जो लोकल लेवल के लोग हैं कि सोमेश्वर घाटी के लोग ही आपको बता सकेंगे कि हम इसको कैसे बचाएंगे। मतलब हम कहीं दूर बैठ के उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड में उतर के उनके साथ बात करके इन चीजों को बचाने की पहल करनी पड़ेगी। और कुछ लोग हैं जो हुड़किया बॉल की परंपरा अभी भी जीवित रखे हुए हैं, जैसे भास्कर बहुरियाल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं हमें सोशल मीडिया पर, जो हुड़किया बॉल की परंपरा और खेती करते हुए खेतों में जब वो बजा रहे होते हैं हुड़का, ये सब कहीं ना कहीं ये करके वो प्रिजर्व कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया भी एक अहम पार्ट हो सकता है हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने का? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पोर्ट्रे किया है और उनका अपना इंटरेस्ट भी है। उस तरह के जो नए हमारे यूथ हैं उन्होंने खास तरह से उस परंपरा को आगे ले जाने का काम तो कहीं ना कहीं, पर जो लोग थे उनसे जो नई जनरेशन्स हैं उनकी नई जनरेशन या फिर उस गांव के, उस पर्टिकुलर गांव की मैं बात कर रहा हूँ जिस गांव का हुड़किया वादक है, तो कुछ ना कुछ ये हम तो उसको पर्यटन से जोड़े कि पर्यटक आ सकें, उस हुड़किया बॉल की जो रोपाई है उसको देखें, तो उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली कुछ उसका फायदा उस हुड़किया भी मिले। अच्छा सर, क्या हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जैसे हम जानते हैं आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या हम इसे ऐसा करियर देख सकते हैं? जैसे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं, मान लो हमारे दर्शकों में से उत्तराखंड में रहते हुए चाहते हो कि हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करें, क्योंकि ये सुनने में तो भी बड़ा एक्साइटिंग लगता है लेकिन उतना ही टफ मुझे लगता है ये जॉब भी है, तो क्या हम इसे ऐसा करियर देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। और आज के समय में जब सोशल मीडिया और बाकी हमारे अन्य माध्यमों से आप पूरी दुनिया तक अपनी बात एक अपने मोबाइल कैमरे के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, तब तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। और वाइल्ड लाइफ में तो मैं आपको बताऊं कि हमारे वहाँ कई स्पीसीज ऐसी हैं जो हायर हिमालयाज में अभी भी दुनिया के सामने नहीं आई हैं। तो अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स मेहनत करें तो उन जगहों से वो उस तरह की दुर्लभ प्रजातियों को दुनिया के सामने ला सकते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि उसके लिए उन्हें और काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है। और उन जगहों पे जहां अभी भी रोड नहीं पहुंची है, जहां अभी भी मोबाइल के सिग्नल नहीं है, तो आपको जगहों पे रहना पड़ेगा। आप सोलो ट्रैकिंग करनी पड़ेगी या अपने ग्रुप के साथ अपना राशन करके आपको वहां तक पहुंचना पड़ता है। वहां आपको कई दिन गुजारने पड़ते हैं, तब जाके आप एक अच्छी फोटोग्राफ दुनिया के सामने लाते हैं। तो फोटोग्राफ के पीछे की वो जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं जो हमारे जो नए युवा इसमें कैरियर बनाना चाह रहे हैं वो उसको इस तरह से लें कि हाँ, वो पैशनेट होके उसके पीछे लगें और उस चीज को पूरा करें। अच्छा, अब नेचर फोटोग्राफी की बात हो ही रही है तो हमें याद है वो ब्रह्म कमल की तस्वीर और वो जागेश्वर मंदिर समूह की तस्वीर जो प्रधानमंत्री जी के हाथों में थी, तो आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ? ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड के कल्चर और यहाँ की फोटोग्राफी को आप दूर तक लेके आ गए हैं, क्योंकि आपकी फ़ोटो खींची हुई फ़ोटोज़ ब्रह्म कमल और जागेश्वर मंदिर समूह की प्रधानमंत्री के हाथों में पहुँच गई थी। नहीं, वो तो एक अपने आप में काफी सम्मान का विषय था मेरे लिए भी और उत्तराखंड के पूरे हमारे अल्मोड़ा वासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए कि जो हमारे वहाँ
का बहुत पवित्र माना जाता है ब्रह्म कमल। उसका फोटोग्राफ प्रधानमंत्री जी को जब वो केदारनाथ आए पहली अपनी केदारनाथ यात्रा में उनको दिया गया। और उसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको ये बताऊं कि वो फोटोग्राफ जो उनको दिया गया वो एक फिल्म कैमरा से लिया गया फोटोग्राफ था, और वो तकरीबन 20 साल पहले मैंने वो लिया था। जब एडिट किया गया उससे 20 साल पहले की वो तस्वीर खींची थी। और जब उनको देने के लिए ये बात आई कि ब्रह्म कमल दिया जाना है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कई फोटोग्राफर्स से वो फोटोग्राफ मंगाए उनके ब्रह्म कमल के, और उसमें से उन्होंने उसका चयन किया। तो वाकई में ये मेरे लिए बड़ा सम्मान का विषय था कि, और मुझे पता नहीं था कि वो फोटोग्राफ उनको, ये होता है ना कि आपको एडवांस बता दिया जाता है कि हाँ ये फोटोग्राफ, क्योंकि उनके कई सुरक्षा जांचें होती हैं, इवन फोटोग्राफ भी उनको दिए जाते हैं, तो बड़े उसका एक डेकोरम मेंटेन किया जाता है। तो मुझे आखिरी समय तक ये पता नहीं था कि ये मेरा ही फोटो उनको है। तो वो भी एक तरह से बड़ा सरप्राइज था कि जब मैंने उसको टीवी में देखा लाइव, वाकई में बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं आप उत्तराखंड और अल्मोड़ा की फोटोग्राफी को नया आयाम दे रहे हैं। तो अभी आपने बात की कैमरा की, तो आप हमें ये बताइए कि वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे अच्छा कैमरा कौन सा होगा और कौन सा कैमरा आप यूज़ करते हैं? देखिए, कैमरे तो अब आजकल तो एक से एक कैमरे आ रहे हैं, और कैमरे की हम आज के दिन में ये नहीं कह सकते कि आज आप ये ले लीजिए और 1 साल बाद या 10 साल बाद तक ये कैमरा आपके बेस्ट रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है हर रोज चेंज होती है आज के दिन में। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ निकॉन का D850 मॉडल है, जो मैंने 2018 में लिया था, और अभी भी मेरे साथ बहुत अच्छे ढंग से वो चल रहा है, बहुत अच्छे हैं। उसके साथ जो वाइल्ड लाइफर्स हैं उसके लिए लेंसेज जो हैं टेली लेंस जो मैं यूज करता हूँ 200 to 500 mm लेंस यूज करता हूँ। तो उस तरह से आप अपना किट बना सकते हैं, और भी सजेशन लेके। उससे बड़े लेंसेज भी मार्केट में अवेलेबल हैं टेक्निकली, जो आपको अच्छा लगे। पर उससे ज्यादा मुझे लगता है कि आपके इक्विपमेंट से ज्यादा आपकी जो है, चाहे वाइल्ड लाइफ हो चाहे नेचर हो या कोई इसका अन्य मतलब चीज कि हो, चाहे व्यक्ति फोटोग्राफर हो। के हाथ में होता है, चाहे कोई भी कैमरा वो यूज करे हैं। जी हाँ जी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी फोटोग्राफ आज के दिन में एक मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, अपने मोबाइल कैमरा से भी आप बहुत अच्छा फोटो खींच सकते हैं। तो और वो एक अवार्ड विनिंग फोटो भी बन सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि आप किस नजरिए से चीजों को देखते हैं, वो काफी आज के उसमें जो इनफैक्ट जो सोशल मीडिया में कंटेंट मेकिंग आजकल एक शब्द यूज होता है, तो कंटेंट क्या है आपका फोटो का। फोटो में भी एक आता है ना कि एक फोटो कई हजार बयां करती है। तो हम उस जानते हैं कि वो जो हिमालयाज के आप काफ़ी ज़्यादा करीब हैं हिमालय के, और आप हिमालय की फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं। उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आप साल में 2 बार ट्रैकिंग वगैरह पे भी जाते हैं। तो हिमालयाज का आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, कितने हिमालयाज आपके लिए इम्पोर्टेंट है? और जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इससे हमारे हिमालयाज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? क्या आपने कोई कदम उठाए, या आप कोई सजेशन दीजिए कि हम हिमालय को प्रोटेक्ट करने में क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, हिमालय के बगैर तो मैं अपना जीवन बिल्कुल एक तरह से मानता हूँ कि हिमालय, और इनफैक्ट अपना ही क्या हम सभी का जीवन शून्य है, क्योंकि हिमालय से ही वो नदियां आती हैं, इससे हमें जल मिलता है। और हमें सिर्फ उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को जल मिलता है, गंगा बनती है नदी उस हिमालय से। और जो मेरा शुरुआत थी हिमालय को देख के ही, मेरा जो करियर था बिल्कुल एक तरह से टर्न उसमें आया कि मैं हिमालय की ओर, हिमालय को देख के उससे इंस्पायर होके मैंने हिमालयन फोटोग्राफी शुरू करी। पर आज जब हम हिमालय को देखते हैं तो बहुत दुख होता है। जैसे मैं अभी आपको रिसेंट एक वाकया बताऊं, जो अभी तो मैं केदारनाथ से ही वापस आ रहा हूँ कुछ दिन पहले, पर उससे पहले अभी मैंने अल्मोड़ा जिले का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, एक तरह से माउंटेन है भटकोट,
भरतकोट भी कहते हैं, जहाँ से गगास नदी निकलती है और उसके बगल में पिनाक है। तो जब हम वहां पे थे 9000 फीट पे, ये पिछले दिसंबर की बात मैं बता रहा हूँ 2023 की, तो 9000 फीट पे आपको हिमालय की सिर्फ ऊपर की पीक्स थोड़ा सा साफ नजर आ रही थी, उसमें भी काफी हेज थी। और 9000 से नीचे 7500 फीट तक वो जो धुआं है जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आ गया है, वहां तक वो पहुंच गया है। तो वो अगर 9000 से ऊपर जाएगा या 10,000 फीट पे जाएगा, तो आप सोचिए कि हिमालय अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो वहां तक तो पहुंच ही गया, अगर वो पॉल्यूशन हमारा और ऊपर हिमालय तक जाएगा, जैसे हम बुग्यालों में अभी जाते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि मैं अभी पवाली घाटा से आया, अस्कोट आराकोट अभियान से, केदारनाथ के बिल्कुल बगल में है, तो वहां पे बुग्यालों पे 10,000 फीट पे अभी वो धुंध नहीं है जो दिल्ली या अल्मोड़ा में है। आप मेरी बात को प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो धुआं अभी यहाँ जंगलों की में जैसे आग थी, वो धुआं अभी वहां तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हवा में ट्रेवल तो कर रहा है पर वो उस हाइट पे नहीं पहुंच पा रहा है। पर वो दिन दूर नहीं कि वो जो पोल्यूशन है वहां तक भी पहुंच जाएगा। तो सबसे बड़ा स्टेप तो हमें ये उठाना पड़ेगा कि जो हमारा पोल्यूशन है, चाहे दिल्ली का है, चाहे बॉम्बे का है, चाहे देहरादून का है, उसको हम उसी जगह पे समाप्त करने की कोशिश करें। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हल्द्वानी में जो पोल्यूशन हो रहा है वो अल्मोड़ा में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हवा में ट्रेवल कर रहा है और वो अल्मोड़ा तक भी आ रहा है और उससे आगे हिमालय में भी जा रहा है। तो एक ये बेसिक चीज हमें आम लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि आप ये सोचते हैं कि हम प्लेन्स में जो कर रहे हैं धुआं वो नहीं आ रहा है, या पहाड़ का धुआं हिमालय को नहीं जा रहा, पर उससे उतना ही नुकसान हिमालय को होता है जितना अल्मोड़ा के उससे होता है। तो ये ट्रेवल वो करता है पूरा प्रदूषण। दूसरा, जो हम पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं और लगा ना के बराबर रहे हैं, अल्मोड़ा के ही मैं एग्जांपल दूं तो इस साल टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि लोगों को एसी लगाने पड़े हैं घरों में। काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये सब कारण है कि हमारे हिमालयाज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमें सर, आप हिमालयाज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जैसा हम जानते हैं कि आप हिमालय के काफ़ी करीब हैं और हिमालय के बारे में काफ़ी कुछ और जानते हैं, तो हिमालयाज़ के बारे में बात करने के लिए हम आपसे आगे ज़रूर एक सेशन रखेंगे। तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ जयमित्र सिंह बिष्ट, जिनकी फोटोग्राफी ना केवल हमें राज्य की सुंदरता दिखाती है बल्कि एक गहरे संदेश भी देती है प्रकृति की रक्षा करने का और उसे संजोने का। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।